तो किसके मुद्दे में कितना दम, जनता किसके संग? विपक्ष के मुद्दे दमदार या मोदी मारेंगे जीत की हैट्रिक? विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार पर पूरा जोर है, हर पार्टी का चुनावी शोर है, मगर खास तौर पर तीन राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी और सीधी टक्कर है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये तीन राज्य ऐसे हैं जहां दिलचस्प मुकाबला माना जा रहा है। वैसे तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस के बीच टक्कर है, मगर क्या इन चुनावों में जीत और हार 24 के चुनाव पर असर डालेगी? इतिहास बताता है कि इस चुनाव में जीत और हार का असर रत्ती भर नहीं पड़ने वाला। अब आप कहेंगे क्यों? तो थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए। जब 2019 के चुनाव हो रहे थे, तब इन्हीं राज्यों में विधानसभा के चुनाव ठीक पहले हुए थे। कांग्रेस ने वहां बाजी मारी, मगर लोकसभा के चुनाव में मोदी मैजिक चल गया। तो क्या इस बार भी अगर विपक्ष खेमा यह सोच रहा है कि अगर चुनाव विधानसभा के जीत लिए तो एक माहौल बन जाएगा 24 के लिए, क्या ऐसा होगा? अगर विपक्ष के मुद्दों की बात करें तो मुद्दों का तो अंबार है, मगर जो प्रमुख मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर सियासी जंग छिड़ी है, उसमें विपक्ष का मुद्दा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का दावा। वैसे भ्रष्टाचार का जिक्र मोदी सरकार भी करती है कि विपक्ष के खेमे में तमाम भ्रष्टाचारी हैं। ईडी और सीबीआई जेल भेज रही है तो परेशान हो रहे हैं। भ्रष्टाचार कॉमन मुद्दा आप कह सकते हैं, कॉमन मुद्दा। दूसरा मुद्दा विपक्ष का महंगाई। तीसरा मुद्दा बेरोजगारी। चौथा मुद्दा, एक बड़ा मुद्दा, आईटी ईडी की रेड। सस्ता सिलेंडर देने का दावा। पुरानी पेंशन, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ओपीएस, जातिगत जनगणना। हर मंच पर राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा रहे। अब आते हैं सत्ता पक्ष। सत्ता पक्ष के कौन कौन से मुद्दे हैं? जैसे कि मैंने जिक्र किया विपक्ष के मुद्दों का, तो ये विपक्ष के मुद्दे एक बार फिर से भ्रष्टाचार, महंगाई, महंगाई के साथ साथ जो अहम मुद्दा है विपक्ष का, बेरोजगारी। तमाम राज्यों में बेरोजगारी का जिक्र विपक्ष कर रहा है। आईटी की रेड, ईडी की रेड, इसका जिक्र भी विपक्ष कर रहा है। सस्ता सिलेंडर, सस्ता सिलेंडर एक बड़ा मुद्दा है। पुरानी पेंशन, ओपीएस एक बड़ा मुद्दा है, और साथ ही साथ जातिगत जनगणना। अब आते हैं सत्ता पक्ष के मुद्दे पर। सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर। फ्री राशन से मिलेगा शासन, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि फ्री राशन योजना सरकार ने जारी रखी है। अब इसके साथ साथ मोदी की गारंटी, विकास की गारंटी का नादा तमाम चुनाव में गूंज रहा है। लाभार्थियों की संख्या में इजाफा, यानी कि वोट की संख्या में इजाफा। यह है सत्ता पक्ष के अहम मुद्दे। अब सवाल यहीं से शुरू होते हैं कि आखिरकार किस तरह से सियासत अपने चरम पर है। और अब अयोध्या में दीपावली, इसके भी सियासी संदेश हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी, लेकिन कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। दीपोत्सव का आयोजन ही समाज के हर तबके को जोड़ने का आयोजन है, और भगवान ने यही तो किया था। अयोध्या से गए, निषाद राज को गले लगा लिया। जंगल में गए, चित्रकूट में गए, ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाकर के उन्हें अभय होने के लिए एक संकल्प लेकर के बढ़े, और एक ही संकल्प था, निस्सरहीन करहु मही भुज उठाए प्रणकीन। और भाइयों बहनों, राक्षस विहीन कर दिया इस धरती को। बड़े बड़े राक्षस थे, उनके पास बड़ी बड़ी टीमें थी, बड़े बड़े उनके पास सेनाएं थी, सब
स्वाहा हो गए। और भाइयों बहनों, जंगल में उन्होंने माता सबरी के भी जूठे बेर खाए, वनवासियों को, गिरवासियों को गले से लगाया। जामवंत भी, हनुमान भी, अंगद भी, सुग्रीव भी उनके मित्र बने। महर्षि अगस्त का भी आशीर्वाद लिया, सेतुबंध का निर्माण भी किया। और अयोध्या आगमन पर राम राज्य की आधारशिला की नींव को रख करके दुनिया की सबसे आदर्श व्यवस्था के रूप में किसी एक व्यवस्था को दुनिया आज भी मानती है, वह राम राज्य की व्यवस्था को मानती है। और राम राज्य की इसी आधारशिला, आधार भूमि को देखने के लिए भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में आज 54 देशों के एम्बेसडर्स और राजनयिक आ रहे हैं। कुछ ही देर में उनका आगमन होने जा रहा है। वे दीपोत्सव के साक्षी बनेंगे, सरयू आरती के साक्षी बनेंगे और अयोध्या की इस भव्यता का अवलोकन अपनी आंखों से करेंगे। और सचमुच अयोध्या वासियों का अभिनंदन भी इस अवसर पर करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त होगा। और इसीलिए 22 जनवरी के इस महोत्सव के लिए हम सब तैयार, अभी से तैयारी शुरू करें। यह हम सब का अपना आयोजन बने। अयोध्या वासियों का, संतों का, हर व्यक्ति पूरे प्राणपण के साथ जुड़ करके श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ मिलकर के, सरकार के साथ मिलकर के अगर इस कार्यक्रम के साथ हम जुड़ेंगे, भाइयों बहनों, हमारी अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित होगी। जिस अयोध्या वासियों के बारे में भगवान ने स्वयं कहा, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, तो उस अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी भी बनती है कि भगवान जब आपको सबसे प्रिय मानते हैं, तो जब भगवान आ रहे हो तो जैसे दीपावली का कार्यक्रम अयोध्या वासियों ने पूरी दुनिया के सामने दीपोत्सव के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, ऐसे ही भगवान राम के 22 जनवरी के अपने मंदिर में विराजमान करने के लिए जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो अयोध्या वासियों को स्वागत की तैयारी, उसी प्रकार की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। आप सब तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? जय जय सीताराम। सभी लोग तैयार हैं? भाइयों बहनों, भगवान राम का याद रखना, भगवान राम का, रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण होना और रामलला का अपने भव्य मंदिर में विराजमान होना, ये राम राज्य की आधारशिला को पुष्ट करना है, मजबूत करना है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर भारत के अंदर स्थापित किया है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहूं व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुत नीति। भाइयों बहनों, दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के ताप, चाहे वह कोई आपदा हो, कोई दैवीय आपदा हो, आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, तो किसके मुद्दे में कितना दम, आज इसी का ही जिक्र करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा डॉक्टर सीताराम मिश्रा है, कांग्रेस का चेहरा है। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा रमेश मोहन श्रीवास्तव जी हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, और डॉक्टर धनोज, राजनीतिक विश्लेषक, और कुछ ही देर में बीजेपी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। डॉक्टर धनोज, राजनीतिक प्रतिक्रिया में लूं उससे पहले सबसे पहले आपके पास आता हूं। दीपावली का मौका है, दीपावली का दिन है, एक तरफ चुनावी शोर है, दूसरी तरफ मुद्दों का जोर है, तो चुनाव में किसकी दिवाली और किसका दिवाला? बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम इंडिया वॉइस के तरफ से मैं बैठा हूं तो मैं पहले बधाई दे दूं दीपावली की जी, कि सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और चुनाव की बात है, जैसे अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, तो दोनों पार्टी की क्या दुर्गति है और क्या उत्पत्ति है, मतलब उत्पत्ति का मतलब कि क्या विकसित होगा, 2 लाइन वही से शुरुआत करता हूं। अपने हो गए हैं बेवफा। मैं 5 राज्यों को ध्यान में रखकर जी, जो मुख्य पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस, उन दोनों के लिए आज मेरे दिल से ये 2 लाइन निकल रहा है कि अपने हो गए बेवफा, माथे पर है
चिंता की लकीर इस दफा। देखिए, अभी 5 राज्यों का चुनाव है, लेकिन 2-3 राज्य जो प्रमुख राज्य है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही दर्द से गुजर रहे हैं। और उनका दर्द है उनके अपने मंत्री, विधायक और जो चेयर पर्सन कहते हैं ना, हाँ। चेयरमैन, वो सब बेवफा हो गए, मतलब बागी हो गए, छोड़ दिए इन लोगों को। अच्छा, बागी तो दोनों तरफ से हुए। अब मैं दोनों की बात किया, मैं तो दोनों के लिए बोला ना कि दोनों पार्टी एक ही दर्द से गुजर रहा है। हाँ। आज मैंने भाजपा के लिए भी, उनको भी स्पेस नहीं दे रहा हूं आज मैं इस मुद्दे पर। दोनों आप तो हाँ, ठीक जी, दोनों एक ही दर्द से गुजर रहा है। लेकिन आपका जो सवाल है चावला जी, कि मुद्दा भाजपा राष्ट्रवाद को लेकर चल रहा है, भाजपा प्रभु श्री राम को लेकर चल रहे हैं, हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं, बहुत सारी मुद्दा उनकी। दूसरी बात, वो कहते हैं कि राशन के लिए पिछली सरकारों में जनता को बहुत उत्पीड़न होना पड़ता था, लाइन लगना पड़ता था, डीलर जो है धमकाते थे कि भाई राशन नहीं है, या कालाबाजारी हो जाता था। तो इस सरकार में कम से कम जो बीपीएल कार्डधारी है उनको समय पर डीलर बुला कर राशन दे रहे, ये सब मेहरबानी केंद्र सरकार की है। क्योंकि ये बात अलग है कि राज्य सरकार भी इस पर अपनी मोहरें लगाते हैं कि हमारे जितने अनुयायी है वो सब लगे हुए, इसलिए राशन गरीबों तक पहुंच रहा है। 2-3 पॉइंट और है, कम समय में बता दूं। अगर बात करें मुद्दा क्या है डॉक्टर धनोज? तमाम मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा एक होता है ना कि कोर मुद्दा, हम इस कोर मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे, हर राजनीतिक दल का होता है। क्या लगता है आपको? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? दोनों का है माय डियर चावला जी, क्योंकि जाति नहीं। हाँ। कितनों भी ये लोग संविधान का शपथ ले ले, गीता का शपथ ले ले, कुरान का शपथ ले ले ना, जब टिकट देने की बारी आती है तो जात को देखते हैं। हाँ। और अगर एडीआर रिपोर्ट आप देखिएगा तो आपको एक भी साधु संत, राहुल गांधी ने सही नस पकड़ी है, सभी नस पकड़ रहे सही। राहुल गांधी कौन से दूध के धुले हुए, उनके भी एडीआर रिपोर्ट में वही राम कहानी लिखा हुआ जो मैं जिसकी बात कर रहा हूं, उनका भी एडीआर रिपोर्ट ठीक नहीं है ना। अगर वो साधु होते तो मैं तारीफ कर देता, वो भी जमानत पर है, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप है, एडीआर का जो रिपोर्ट है वो अच्छा नहीं है। इसलिए नस और ये जो मांस पकड़ने की बात, जल्दी आओ ना मुद्दे पर आओ। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक चेहरा एक तरफ है और एक तरफ आपस में लड़ाई झगड़े। हाँ, ये लोग अब आप आए मुद्दे पर, मैं वही मुद्दे पर आ रहा हूं। सुधा मिश्रा जी, डॉक्टर धनोज ने जो बात कही, लड़ाई चेहरे की है, लड़ाई चेहरे की है या मुद्दे की? मोदी के सामने कौन, इसी में विपक्ष उलझा हुआ है। लड़ाई चेहरे की है ना, या फिर मुद्दे की? अगर मुद्दे की है तो मुद्दा क्या? देखिए, अभी आपने कहा धनुष, पहले आप सभी को, पूरे दर्शकों को, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं जी। सबको स्वास्थ्य, विकास और धन के लिए तरस ना हो, सबको धन और महंगाई से छुटकारा मिले, धन सबके पास हो। और जो सबसे बड़ी बात अभी आपने धनुष भाई से पूछा कि आप अपनी लाइन पे क्यों नहीं, इनके अपने लाइन पे आना था क्योंकि इनको मोदी जी की बात रखनी है, तो उन्होंने मोदी जी की बात रख दी। अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ। आपने कहा कि चेहरे के लिए हमारी लड़ाई है या हमारे चेहरे के खिलाफ मुद्दों की लड़ाई है। जाहिर सी बात है तिलक जी, आपका जो अनुभव है पत्रकारिता में, आपने पहली बार देखा होगा कि सत्ता के मुद्दे सिर्फ जीतने के लिए और सिर्फ जनता को डराने, धमकाने, उसके मुद्दों को इधर उधर करने के लिए है। वो कभी भी जनता की बात ही नहीं करती है। अभी आपने योगी जी का, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के, आपने उनका जो वक्तव्य था अयोध्या में, वो आपने सुनाया। मैंने पूरा वक्तव्य सुना, उसमें मुझे अच्छी बात लगी थी कि वो दैविक जो राम राज्य की बात कर रहे थे कि राम राज्य में किसी को भी दैविक तापा नहीं था, जो बात कही गई उसमें, उसका उल्लेख किया। लेकिन काश योगी जी जो कह रहे थे वो बात सच होती, क्योंकि दैविक ताप भी है और जो ताप है वो तो जो सरकार दे रही है वो तो है ही है। क्योंकि मैं बार बार इस मुद्दे को इसलिए उठा रही हूँ, कुछ बच्चियां हैं जिनके पास आप फोन करते थे 112 पर, 112 पर करते थे, तो कहते थे कि हाँ आपके लिए क्या सहायता हम कर सकते हैं, उनको सहायता नहीं मिल रही है। नहीं, मुद्दा में आइए ना कि हमारा कोर मुद्दा ये है,
जैसे 100 बातों की एक बात जितना डॉक्टर धनोज समझा पाए कि लड़ाई चेहरे की है, कोर मुद्दे पे आ रही हूँ, लड़ाई चेहरे की। आप लोग उलझे हुए हैं कि चेहरा कौन, मुद्दे पर तो आ ही नहीं रहे आप लोग। नहीं, देखिए यहाँ पे पूरे देश की सत्ता को, जो राजनीति है उसको जिस तरह से जलेबी बनाई गई है, जिसमें जानबूझ के लोकतंत्र में एक राजशाही को दिखाने के लिए जितने प्रयत्न और प्रयास किए गए हैं, उसके खिलाफ मुद्दों की राजनीति हो रही है। यहाँ पे जो विकास की गारंटी की बात की गई थी और विकास किया ही नहीं किया। एक मिनट, आप ये कह रहे हो कि एक चेहरा ही दिखाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल। आप कहीं भी उठा लीजिए, पहले एक मिनट रुकिए ना, साथ के साथ क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद। जब इस देश ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री को देखा तो ना दाएं ना बाएं ना ऊपर ना नीचे, सिर्फ पंडित नेहरू हुआ करते थे। पूरी बात सुनिएगा। जब इंदिरा जी थी तो सिर्फ इंदिरा ही इंडिया होता था और इंडिया ही इंदिरा होता था, आपके नेता बोला करते थे। जब राजीव जी होते थे तो ना चंद्रशेखर टिक पाते थे और ना ही वीपी सिंह। ठीक, मंडल का विरोध आपने किया, ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं, तब भी सिर्फ राजीव गांधी ही होते थे। आज आप ये कह रहे हैं कि मोदी ही क्यों है, तो भाई 140 करोड़ जनता से पूछ लो कि मोदी ही क्यों है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। चेहरा तो एक ही है ना, आपका भी हुआ करता था एक ही चेहरा। मैं इसका उत्तर दे दूं? इंदिरा के आगे ना पीछे कोई होता था? नहीं होता था ना इंदिरा जी। मैं बोलूं प्लीज, मैं उत्तर दूं। आपने जो प्रश्न किया वो सारे चेहरे देश के हित में लोगों के साथ खड़े होके उनको झूठ की तसल्ली या झूठ के सबका साथ विकास करके बातें नहीं करते थे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप जो बोलते हैं वही सच होता है? नहीं, कैसी बात कर रहे थे तिलक जी? मैं आ रही हूँ ना उस मुद्दे पे, जो असल बात है। जिस असल बात को छुपाने के लिए जहाँ पे हमारे देश में मंत्रियों को बोलना पड़े कि झोले पे चेहरा नहीं छापा गया है तो तुमको इसका दंड मिलेगा, जहाँ पे उसी व्यक्ति को हाईलाइट करने के लिए बताइए ना, आपका कोर मुद्दा मुझे बताइए। मेरा कोर मुद्दा, हमारा कोर मुद्दा, हमारे गठबंधन का कोर मुद्दा, इस देश में चल रही झूठ की राजनीति, झूठ की सियासत। ये नारे नहीं, मुद्दा एक मुद्दा हमारा ये, या तो फिर यार डॉक्टर धनोज जो बोल रहे हैं कि लड़ाई चेहरे की है, बाकी बिल्कुल नहीं है। वहाँ उस तरफ चेहरे की लड़ाई है कि अगर वो नहीं चले तो कौन चलेगा, वहां लड़ाई है। हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। मतलब हमारे यहाँ पता है गठबंधन में, हमारे यहाँ पता है कि गठबंधन तो कोई कुछ नहीं कह रहा, वहां तो सबको मालूम है कि चेहरा कौन है। नहीं, वहाँ ये तो डर है कि ये चेहरा चल नहीं रहा, कर्नाटक में नहीं चला, हिमाचल में नहीं चला, अगर नहीं चला तब कौन? नहीं, ये दिक्कत वहाँ पे है। आप फिर उलझा रहे। ये तो पिछली बार भी देखा था ना, आपने कहा मध्य प्रदेश जीत गए, आपने कहा छत्तीसगढ़ जीत गए, आपने कहा राजस्थान जीत गए। लो बेटा 2019 में हम ही जीतेंगे। जनता ने बता दिया, जनता ने बता दिया ना कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अलग अलग बात है। बिल्कुल, तो कौन जनता ने बता दिया। जीत रहे हैं उसकी वो मैं कह रहा था, खैर कोई बात नहीं। रमेश जी, क्योंकि प्रदीप जी भी जुड़ गए हैं, दीपावली पे बड़ा धमाका, जो बात जितनी डॉक्टर धनोज पकड़ पाए, मेरी सुई भी राहुल गांधी की तरह कई बार अटक जाती है। पहले बोलते थे राफेल 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 राफेल, पूरे चुनाव में राफेल, फिर उसके बाद उन्होंने एक और मुद्दा उठाया। अब कह रहे हैं हर मंच पर जहां माइक मिल जाए ओबीसी जात बताओ, ओबीसी तुम्हारी जात क्या है ये बताओ। एक ही ये था कोर मुद्दा, इसी की मैं बात कर रहा था, सुधा जी घुमा रही थी। खैर रमेश जी, आपको क्या लगता है कि 24 के चुनाव में कौन सा कोर मुद्दा है? 24 के चुनाव में जो कोर मुद्दा है वो सत्ता और जनता के बीच में बढ़ती हुई खाई है। जनता की आवाज सत्ता तक नहीं पहुंच रही, यही सबसे कोर मुद्दा है कि लोकतंत्र के लिए जो कहा जाता है डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ये मुहावरा नहीं माना जा रहा है। अच्छा। संसद को महत्वहीन कर दिया गया, अदालतों के आदेशों की आज ही अवहेलना हुई, आज ही पटाखे छूट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में बैन लगा रखा है। एक तरफ तो आपने लाखों दिए जलते हुए देखे, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। शुक्र है आपको अच्छा लगा। दूसरी, अरे शुक्र मत मनाइए, मैं भी अपने घर में जला रहा हूँ। नहीं जलाइए सर, कुछ नेता थे जो कह रहे थे कि यहाँ पर राम मंदिर मत बनाओ, नहीं वो जो कह रहे थे उनसे पूछिएगा। नहीं पूछ ही तो रहा हूँ आपसे। हाँ, दूसरी बात, नहीं हमने तो हमेशा कहा। दूसरी बात क्या कहा? दूसरी बात सुन रहे हैं, आपने कहा कि राम मंदिर बनेगा। जो सूरत में आज आम जनता की गाड़ी पे चढ़ने पे जो एक व्यक्ति की मौत हुई और दम घुटने से मारे गए,
ये वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई है, बहुत अच्छा है, लेकिन आम जनता के लिए सीटों की संख्या में कमी तो मत कीजिए। मैं यही कहना चाहता हूं, आम जनता सत्ता की नजरों से ओझल हो गई है, उसे सिर्फ उत्सव में उलझा दिया गया है, नारों में उलझा दिया गया है। और आप जाति व्यवस्था, राहुल, ये अयोध्या वाले उत्सव से दिक्कत है आपको? सुन ले आप, राहुल गांधी जी को तो आपने पकड़ लिया कि वो तो जाति पूछ रहे हैं, उसकी पूछ रहे हैं, उसकी पूछ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने तेलंगाना में क्या किया? हाँ। वहां वो जिस सम्मेलन में गए थे, जहां उन्होंने कुछ आश्वासन दिए हैं, वो किस बात का आश्वासन था? मेरा कहना यह है कि सिर्फ विपक्ष को पकड़ना बंद कीजिए। दोनों को अगर आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो आप तुलनात्मक अध्ययन ही कर रहा हूं सर। आपने सुना मैंने प्रदीप जी से कोई सवाल किया, आपने कैसे तय कर लिया कि एक तरफा बात करो? जो सवाल आपसे तो आप ही से करूंगा ना। बहुत बड़ा परिवर्तन देखिए, प्रधानमंत्री जी अब उन मुद्दों की तरफ आ रहे जिनको विपक्ष उठा रहा था। जैसे कि गरीबी, महंगाई। उन्होंने चुनाव के बीच में घोषणा की अगले 5 साल तक फ्री राशन योजना लागू रहेगी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक मिनट, साथ के साथ क्लियर कर, विद्वान प्रवक्ता है आप लोग। 2019, 2014, 2009, 2002 इन चुनावों में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार मुद्दा था कि नहीं? ये कॉमन मुद्दे हर चुनाव में रहते हैं। यस हर मुद्दे में, हाँ, तो वही कह रहा हूं सर आपसे, आप खुद ही कह रहे हैं। लेकिन आप सुने, इस बार जो कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था में घटोतरी हुई है, हाँ। जिसकी वजह से आप देखें सरकार ने जीडीपी नापने का पैमाना तक बदल दिया। उसके बाद बताइए ना, आपका कौन मुद्दा में बस जानना। कोर मुद्दा सिर्फ इतना है कि सरकारें आम जनता द्वारा चुनी जाती हैं, उन्हें आम जनता के लिए काम करना होगा। आपकी बात समझ पाया कि आप कह रहे हो कि बस हमारा कोर मुद्दा यह है कि मोदी हटाओ, बस। ठीक, जितना मैं समझ पाया। जो डॉक्टर धनोज कह रहे थे, आपकी सुई और सुधा जी की सुई वही। खैर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक रैली में भी बोला था कि हम तो प्रधानमंत्री जी का भी समर्थन करने को तैयार है अगर वो एक काम कर दें। ऐसा नहीं है, लेकिन वो करे तब तो, उस तरह की चीजों को करे तब तो। हाँ, ओके। प्रदीप जी, बड़ी फुलझड़ियां छूट रही हैं सियासी आसमान में, लेकिन मुद्दा क्या है ये बड़ा। लेकिन आपका तो कोर एजेंडा बिल्कुल सेट है, आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय सिया राम। एक ही बात है। एक बात है तो बोल दीजिए ना, जय सिया राम। प्रधानमंत्री जी ने भी बोल जय सिया राम। हाँ बोल दिया, रमेश जी बोल दिया उन्होंने, जय सिया राम बोल दिया। हाँ सेट है ना मुद्दा? तो राम का मुद्दा सेट नहीं है, राम जो है सेट वाले नहीं है। राम राजा हैं और वो सेट होने वालों में से नहीं है। अगर कुछ लोग सोचते हो मुद्दा, तो राम, प्रभु श्री राम मुद्दा नहीं है, दिमाग से निकाल दे अपने। पहली चीज, आपका सबसे बड़ा मुद्दा 24 में तो यही है ना, कि नहीं? देखिए तिलक जी, मुद्दे तो विपक्ष से बचे ही नहीं। पहली चीज वो सब खत्म कर दिए। जो हमारे मुद्दे थे हमने वो भी खत्म कर दिए। अच्छा, ये जिस चुनाव पे हम लड़ा करते थे मुद्दों पे, जो विपक्ष जो तीरंदाजी करता था, कटाक्ष करता था, उस कटाक्ष को खत्म कर दिया है। और उदाहरण के तौर सबसे बड़ा जो था वो राम, प्रभु श्री राम का मंदिर था, जो न्यायालय की मदद से आज विशाल बन रहा है और करोड़ों लोग उसके उद्घाटन में जाएंगे भी। जब राम जी का दरबार लगेगा, जब राजा राम बैठेंगे तो बैठेंगे, पहुंचेंगे। हाँ। तो मतलब फिर से राम के नाम पे वोट मांगोगे? सर मैंने फिर कहा ना आपसे कि अब तो मुद्दा ही नहीं रहा है, अब तो मंदिर भव्य बन गया है। नहीं तो अभी भी हर मंच पे कह रहे हो आपकी हमने राम मंदिर जो है बनने जा रहा है। नहीं, मैंने सर हमने नहीं बोला। ये तो पूरे हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुओं के लिए समर्पण है और उनके पैसे से बन रहा है, किसी राजनीतिक दल से नहीं बन रहा, ना राजनीतिक। आपकी बात बिल्कुल सही है, आप ही तो कह रहे हो ना हर मंच पर कि ये लोग कांग्रेस विरोध करती थी, राम मंदिर बन रहा है, भव्य स्वागत होगा। तो फिर ये मंचों से क्यों गिनवा रहे हो फिर आप? तिलक जी, ये तो चीज तो आपको भी पता है कि किसने ताला खुलवाया और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किसके वकील खड़े थे। राम मंदिर ना बने, प्रभु श्री राम की स्थापना ना हो, जिन्होंने टेंट में रखा
उन्हें चुभन ये कि आज वो महल में क्यों जा रहे हैं, महल क्यों बन रहा है, ये मुद्दा उन्होंने बना के रखा। धारा 370 का उत्पादन सर वो भी तो मंदिर मंदिर जा रहे हैं ना। हाँ जी, ऐसा है। मैं मंदिर की बताता हूँ आपको, अपने मंदिर की बात करिए आप। अभी आप जात की बात कर रहे थे, जहाँ जा रही है कांग्रेस मंच पे ओबीसी और एससी बता रही है। अरे उन्हें अपनी जात नहीं पता कि हम क्या हैं। पहले अपनी जात तो बता है कि गांधी परिवार हम क्या हैं, मतलब हम खान हैं या गांधी हैं, तो वही स्पष्ट नहीं कर पा रहे। और बात को घुमा रहे बात कर रहे हैं। नहीं, मैं बात घुमा नहीं रहा, मैं एक जवाब दे रहा हूँ। दूसरी चीज, अभी आम आदमी पार्टी कह रही थी, पहली बार क्या आम आदमी पार्टी ने ये बात बोली? एक मिनट सुधा जी कुछ कहना चाहिए, एक मिनट सुधा जी कुछ कहना। सुधा जी, प्रदीप भाई, अगर आप लोगों को पता ना हो कि आपके भारत में बेटियां शादी करने के बाद अपने पति का सरनेम लेती हैं, पति जिस जाति का होता वही हो जाती है, उसी धर्म की हो जाती है। अगर आप लोगों को इतनी बात समझ में नहीं आती है तो भारतीयता का दम्भ न बढ़ा करिए। आप लोग राष्ट्रवाद की बिल्कुल बात मत किया करिए। कितना हास्यास्पद स्थिति है कि आप अपने ही देश में, अपने ही देश की संस्कृति के खिलाफ ऐसी बातें बोलते हैं, और ऐसे परिवार के बारे में जिसके बारे में सब कुछ पता है उसके बाद भी। अगर मैं बोलूं हमारे देश के विदेश मंत्री, उनकी पत्नी कहां से आती है, तो क्या आप उनके देश की बात करेंगे या भारत की बात करेंगे? आप लोग हमेशा मजाक बनना चाहते हैं और देश का मजाक बनाना चाहते हैं। अरे कम से कम मंच पे जब विमर्श करने बैठते हैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करिए मर्यादा के साथ, जो इस देश के मर्यादा को, संस्कृति को और आपकी सभ्यता को दिखाए। आप लोग क्यों बार बार प्रश्न उठाते हैं जिसमें आप पे ही हंसी हो और आप पे लोग नहीं उठाए? गजब बात करते हैं। किसको नहीं पता है कि प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी या फिर सोनिया गांधी जी या इंदिरा गांधी जी शादी किससे हुई थी? नहीं पता आपको? ये बार बार खान, मुस्लिम, हिंदू, ये क्यों होता है? ये तो आपको ही पता है कि राजा की इंदिरा जी की शादी किससे हुई थी। आपको नहीं पता है, और जो गांधी चुराया गया है, जो लगाया जा रहा है, वो आपको पता है। तो गांधी सरनेम चुराया गया है, वो भी आपको पता है। जिनको अपनी ये मुझे बिल्कुल भी नागवार गुजरता है कि लोग बातें करते हैं उनसे आगे बढ़ देते हैं। मैं पहली चीज बता दूं आपको, मैं अगर फिरोज गांधी अगर हिंदू बने होते तो मजाक नहीं होती उनका दाह संस्कार होता। मत कीजिए, मत उलझिए इसमें, मत उलझिए, चुनाव में आते हैं, मत उलझिए, आपको पता है ना, मुझे पता है, फिरोज गांधी की मजार दाह संस्कार नहीं किया गया। कैसी लोग बातें करते हैं? एक मिनट सुधा जी प्लीज मुद्दे पर आइए। मुद्दे पर पहली बात मैं इस मुद्दे पे इनको नहीं बोलने दूंगी। ये लोग होते कौन है? क्योंकि सब जेल की तैयारी में है, भ्रष्टाचारी लोग सबको जेल जाने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी का बोलते नहीं। एक मिनट प्लीज सुधा जी, मुद्दे पर आइए ना सर। आपका कोर मुद्दा क्या है? राम मंदिर मुद्दा है ना? बस चावला जी मैं थोड़ी पूरी करूं, सबकी सुनी मैंने, मुझे 2 मिनट 1 मिनट दीजिए। चावला जी मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं बोलूं प्लीज। चावला जी मैं आम आदमी पार्टी को भी सुन रहा था, आपने पूछा इनसे भाई आपका मुद्दा क्या है। आप इतने सारे दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दा नहीं बताते। आप भ्रष्टाचार अगर मुद्दा है इस सरकार, भाजपा सरकार में, मैं खुद बोल रहा हूँ, भाजपा का खुद बैठा हूँ और पीछे कमल का फूल लगा के बैठा हूँ, तो बताइए कि भ्रष्टाचार अगर हुआ तो कौन से हमारे मंत्री के नाम है आपके पास? आप तो जवाब नहीं है। हम आपसे पूछते कि आपने 24 अलायंस जो आपने साथ अपने इकट्ठे हुए, बताइए उसमें दूसरा जिला कौन है? प्रधानमंत्री की न बनाएंगे आम आदमी पार्टी, जो कांग्रेस को कई राज्यों से खत्म कर चुकी, जीरो को बताओ वो कौन है जिसे आप कह रहे थे सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी है? सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी जितनी भी है आज वो 24 दलों के साथ एक साथ खड़ी है। सर आपने जिनको भ्रष्टाचारी बोला उनको अपने अपने साथ ले लिया, जिन जिन पर आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उन्हें उनके सारे पाप माफ कर दिए। बिल्कुल 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 नहीं। अब जी मैं बता देता हूँ आपको चावला साहब, बड़ा अच्छा आपने कहा, आज कई बार ये बातें हो चुकी हैं। जिनके आप नाम ले रहे हो भ्रष्टाचार में किनके साथ थे, किसके पार्टनर थे? मैं नाम नहीं ले रहा, जिन पे आपने आरोप लगाए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सर मैं नाम लेके बोलूंगा, मुझे कोई आपत्ति। हाँ बताइए ना नाम लेकर। आप जिनके आप नाम लेना चाहते हैं, जिनके नहीं मैं नहीं लेना चाहता, आपने नाम लिए सर उनके। नहीं मैं तो बता रहा हूँ, आप ही ने उन्हें भ्रष्टाचारियों का सर्टिफिकेट दिया। सर मैं वही तो कह रहा हूँ, क्या भ्रष्टाचारी जब वो हुए किसके साथ थे?
किसके लिए कर रहे थे भ्रष्टाचार? अच्छा, तो इसके लिए मतलब व्यक्ति विशेष का कोई लेना देना नहीं। सुन लीजिए साहब, मैं बताता हूँ। आप देखिए, सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी भ्रष्टाचार में लिप्त होकर जमानत में होने के बावजूद भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये कांग्रेस बड़ी पार्टी के अध्यक्ष रहे। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा होगा। ठीक, ओके रमेश मोहन जी, फिर उसके बाद डॉक्टर धनोज आपके पास आ रहा हूं। रमेश मोहन जी ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार चोली दामन का साथ। आम आदमी पार्टी बताए कि संजय सिंह जेल में क्यों है? तैयार है। एक मिनट, ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा होगा। आप जितने भी इंडिया गठबंधन के साथी है, अधिकांश इसीलिए इकट्ठे हुए क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी हैं। जवाब दीजिए, जेल जाने से बचना है। मैं प्रधानमंत्री जी के भाषणों को भी बहुत ध्यान से सुनता हूं, और वो जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास पिछले करीब 1-1.5 महीने से कर रहे हैं, आप उनके भाषणों पे ध्यान दीजिए। वो अक्सर बात करते हैं किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, सबको जेल में डालूंगा, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छी शपथ है, प्रधानमंत्री के स्तर पे बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब कार्रवाई मात्र एक तरफा हो रही है, जिनको चक्की पीसना था जाकर के वो कुर्सियों को सुशोभित कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प में जो कमी है वो दिख जाती है। तो जो वो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध क्रूसेडर हैं, वो नैरेटिव धराशायी हो जाता है। पूछ तो रहे हैं प्रदीप जी, कह रहे हैं बता दो हमारे यहाँ कौन है भ्रष्टाचारी। मैं प्रदीप भाई को अभी बताता हूँ। आप चेहरे की बात से डिबेट शुरू कर रहे थे, पिछली बार एक लाइन छूट गई थी। मुझे बताएं कि जो भी राज्य हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, कौन चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का यदि प्रधानमंत्री जी को हटा दिया जाए? क्या प्रधानमंत्री जी इन तीनों राज्यों में से कहीं मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं? तेलंगाना में तो खैर बात भी जाने दीजिए, हालांकि तेलंगाना भी एक प्रमुख राज्य होकर उभरा है। भाजपा अपने सहयोगियों का चुनाव नहीं कर पा रही वहां पर। तो अगर चेहरा ही मुद्दा है तो कम से कम कांग्रेस के पास चेहरे तो हैं। क्या भी हम जीते तो यही आएंगे सामने? मतलब मान रहे हो, स्वीकार कर रहे हो कि कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हो? मैं कह रहा हूं कि अगर वो लड़े और वो सत्ता में आए तो वही आएंगे। मैं ये कह रहा हूं। कैसे? वही तो बात है ना। अखिलेश जी कह रहे हैं, उदाहरण के तौर पर कह रहे हैं कि किसी पर भी विश्वास करना, कांग्रेस पर विश्वास मत करना, बहुत चालू है। जो बोला वही बोल रहा हूं। बोले कि जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वही बीजेपी है। नीतीश जी कह रहे हैं कि ये चुनाव में मस्त है, उसके बाद पता चलेगा 5 राज्यों में। आपके नेता जेल में जा रहे हैं, एक भी ये ट्वीट नहीं करते, ये तक नहीं बोलते कि नहीं गलत हो रहा है आम आदमी पार्टी के साथ। तो फिर ये कैसा गठबंधन? फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि भैया ये तो मामला गड़बड़ाया हुआ है, कहां है, कौन सा गठबंधन, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर क्या माने? देखिए ऐसा है कि अभी हम राज्यों के चुनाव, विधानसभा चुनाव से बाहर आ जाएं। हाँ, अखिलेश जी ने एक बहुत बड़ी बात की, उसके बाद से फिर हम 2024 पे आएंगे। और मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए समाजवादी पार्टी वाले किसी को बुला करके बात कर सर। यही तो दिक्कत है। आपके कुनबे का मुखिया कौन है यही नहीं पता अभी तक। खैर, डॉक्टर धनोज, डॉक्टर धनोज, जो बात रमेश मोहन जी ने कही, बहुत काबिल प्रवक्ता है, इन्होंने बात को घुमा दिया। कह रहे हैं मसला चेहरे का नहीं है, लेकिन फिर मुद्दा क्या है ये भी एक कंफ्यूजन है कि नहीं। उनका अपना मुद्दा है भ्रष्टाचार, जो कह रहे हैं कि भैया हमारे ऊपर रेड पड़ रही है लगातार। सुधा जी कह रही है जात बताओ, उसके बाद बात होगी, है ना। देखिए चावला जी, इन लोगों के अपने तर्क होंगे, लेकिन जब कंपेरिजन किया जाएगा, एक दूसरे की तुलना किया जाएगा, तो मोदी जी के मुकाबले ये लोग ईमानदार है क्या? मोदी जी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का 1 रुपया है? जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वहां से वो आ गए, अपने जो मुख्यमंत्री कोष के सारे पैसा वहां के गरीब लड़की बिटिया में दे दिया। प्रधानमंत्री जी के ऊपर दाग धब्बा है क्या? इन्हीं लोग से पूछ लीजिए, दाग धब्बा है। मुकाबला करते, देखिए चेहरा, बोलने दीजिए मुझे थोड़ा सा। नहीं, आप कह रहे हो पूछ लेता हूँ ना साथ के साथ। मेरे बात पूछिएगा ना, मेरे बात पूछिएगा। हाँ। आप एकदम से पूछने लगते हैं तो ये लोग घबरा जाएंगे ना। अच्छा, देखिए क्या होता है, जमानत पर नरेंद्र मोदी नहीं है ना। अगर जमानत पर नरेंद्र मोदी जी हैं तो मैं आज से इनके खेमे में आ जाता हूँ, इनके साथ झंडा उठा लेता हूँ। मैं खेमा मतलब आप खेमे में है,
अरे इन्होंने कहा ना मुझे, इन्होंने कहा मुझे, सुधा जी ने कहा, आप उस टाइम इसको टोका नहीं। मैं उस टाइम दोनों के विषय में बोल रहा था, कांग्रेस और बीजेपी एक ही दर से गुजर रहा। नहीं, आप कह रहे हो ना कि मैं इनके खेमे में आ जाऊंगा। मैं वही तो बता रही है, मुझे खेमेबाजी कर रही थी मेरे साथ, तो जवाब नहीं, देना तो फर्ज बनता है। आप थाली के बैंगन मत बनिए ना। तो मैं वही तो जवाब तो दूंगा ना, सुनिए जवाब तो दूंगा ना मैं। मेरा कहना ये है कि आज देश किसी भी भ्रष्टाचारी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो राज्य में हो, चाहे वो मेयर का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव। अरे एक बात बताइए, मेरे ऊपर कोई दाग लगा हुआ हाँ। और मैं सभा में जाके चिल्ला रहा हूं, तो मुझे शर्म नहीं लगता है क्या कि मेरे ऊपर दाग लगा हुआ, ईडी वाले मुझे ढूंढ रहे हैं, सिपाही महोदय मुझे ढूंढ रहे हैं, देश की कानून की एजेंसी मुझे ढूंढ रहे हैं, और मैं लोगों के बीच में ताल ठोक रहा हूं। मुझे शर्म नहीं आती क्या? मुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? सुधा जी कुछ कहना चाहिए। मेरे ऊपर मुझे ईडी खोज रहा हो और मैं सभा में जाके कह रहा हूँ कि मुझ जैसा कोई नहीं, तो मुझे तो शर्म तो आता ही होगा। सुधा जी आप जवाब दे रही हैं, फिर आ रहा हूँ रमेश और प्रदीप जी आपके। सुधा जी नहीं, लोग को बोलिए खेमेबाजी ना कहा कर। इनका मुझे ये ना कहा कर कि मैं कौन हूं, करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रदीप जी जो हंसी दिखा रहे हैं, दोनों दिखा रहा है कि कैसी साठगांठ है, और ये साठगांठ इतनी बेहतरीन है। एक व्यक्ति बोल रहा है पत्रकार हूँ और दूसरा व्यक्ति उस पर अपना उपहासात्मक रूप से हंस रहा है। कितना गलत है इस दुनिया में कि चुनाव आयोग का देख लीजिए, चुनाव आयोग देख लीजिए कि कौन कहाँ किस पे कितना, कौन कौन से आरोप हैं, उठा के देख लीजिए। जिस और जिस खेमे में आप है ना, उठा के चुनाव आयोग पे जाइए और उसके बाद पत्र देखिए, जितने आपका खेमा डिसाइड हो जाएगा किस खेमे में है। और प्रदीप भाई शायद कब पाएंगे तब, जिनके चुनाव आयोग के शपथ पत्र को देखेंगे तो शायद हंसी हो जाएगी। और तिलक जी, आपको ये बात जानकर पता होगा कि इनके अध्यक्ष जमानत पर है। अरे क्या चीज में जमानत पर है? कौन सा केस लगा है? जमानत पर है? अंग्रेज से लड़ने गए थे, आप बड़े समझदार अंग्रेज से लड़ने गए थे क्या? अंग्रेज से लड़ने गए थे? अरे केस क्या है? तलैया में जाके अंग्रेज लड़ा है, इनको बोलिए आप ना, लेने गए थे क्या? थोड़ा सा भी लज्जा लोगों के साथ बैठ के बिल्कुल डिबेट नहीं कर सकती हूँ। सुधा जी एक मिनट डॉक्टर धनोज बताइए, एक मिनट, मूलतः मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर नहीं मुल्ता नहीं तिलक जी, आज कोई मुद्दा नहीं है। जिस तरह से बातें नहीं, करते मुस्लिम से शादी होगी, महिला का वही हो जाएगा। इन लोगों ने कौन से पठान से शादी होगा, महिला का डॉक्टर धनोज का ऑडियो नीचे रहेगा, एक मिनट से सुधा जी का ऑडियो रहेगा। सुधा जी मुझे एक बात बताइए, इनको छोड़ दीजिए अभी, आप कह रहे हैं मेरे सवालों का जवाब दीजिए। सिर्फ ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, इसके सुधा जी का ऑडियो उठाइए। सुधा जी, राहुल जी पे क्या केस है और केस में क्या कहा गया और इनके नेता ने भाजपा वो जनता की अदालत में भी है ना, कोर्ट में भी रहा। एक मिनट बैठ के झूठ बोलते रहेंगे, आज के मुद्दे पर आइए ना, मजे लेंगे बैठ के, लगता है कि लोग अच्छी बातें कर रहे हैं। एक मिनट सुधा जी, बोलना डॉक्टर धनोज ऑडियो नीचे अभी आपका, एक मिनट झूठ बोलो और बोलो, ऑडियो नीचे अभी डॉक्टर नहीं बिल्कुल भी नहीं। सुधा जी ये जो 5 राज्यों का चुनाव है, एक मिनट फेयर नहीं है। एक मिनट सुधा जी, ऑडियो मैंने नीचे कर दिया उनका, एक मिनट डॉक्टर धनोज। सुधा जी ये 5 राज्यों का चुनाव है, क्या कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि भैया 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे फिर बताएंगे कि भैया पुराने जमींदार तो हम ही हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे टेबल पर? देखिए मैं सबसे पहले, तिलक जी बहुत जरूरी हो जाता है जब आपके साथ ऐसे लोग हों जिनको सच बोलने की आदत न हो और झूठ बोलने की मात्र उनको पता हो कि झूठ कैसे बोलते हैं। सबसे पहले प्रदीप भाई ने बहुत बेहतर बात उठाई थी, मैं उस पे एक लाइन, अगर ये देश को जानते हैं तो ये जानते होंगे कि फिरोज जी पारसी थे, पहली चीज। और ये जो प्रधानमंत्री जी के नक्शे कदम पे चल के किसी पे आरोप बोलते रहो, इन लोग को पढ़ के आना चाहिए। दूसरी बात, डॉक्टर धनोज का ऑडियो नीचे रहेगा। डॉक्टर धनोज प्लीज धनोज जी ऐसे नहीं, इनको आपने ऑफिशियल रख दीजिए। भाजपा का प्रवक्ता ये अपना खुद कह रहे हैं, आज उन्होंने कह दिया मैं खेमे में हूँ, नहीं ज्वाइन करवा देंगे, मैं ऑफिशियल प्रवक्ता लिख दूंगा। बिल्कुल बहुत जरूरी है उनका ज्वाइन करना, बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों को उस रख कर दीजिए, झूठ कम से कम बोलने वाला मुद्दे पर आइए ना प्लीज। नहीं होगा 5 राज्यों के चुनाव जी, उसके बाद ही तय होगा ना कि ये इंडिया गठबंधन कितना मजबूत कितना कमजोर। नहीं, और अगर आप जीत गए तो फिर आप कहोगे कि भैया, लेकिन 2019 के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था, पहले आप तीनों राज्यों चुनाव जीते, आपने कहा देखिए माहौल बन गया, और उसके बाद स्थिति कुछ और।
आप जानते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते हैं। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में जीतने के बाद जिस तरह से किया गया था और जिस तरह से शासन हथियाया गया था, कहीं भी देख लीजिए, कर्नाटक से लेके महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश, जनता ने देखा है और जनता प्रश्न भी कर रही है। हम चुनाव में जिस तरह जनता के साथ खड़े हैं, इनके हर झूठ से पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से जब मैं राजनीति में नहीं थी उसके पहले भी जिस तरह लोग सवाल खड़े करते हैं सदन के अंदर, मुझे तो हंसी आती है कि इंदिरा जी पे, नेहरू जी पे इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग कम से कम अपना क्या किया बता देते। इन 5 राज्यों का चुनाव 24 के चुनाव पर असर डालेगा, यस और नो? चुनाव सच पे, इनके झूठ के मुद्दे पे और जनता के महंगाई और सुधा जी, आप फिर नारा लगा रहे, मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा, ये चुनाव के नतीजे असर डालेंगे 24 में? नहीं है तिलक जी, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी। मैं कभी इस तरह से इरिटेट नहीं होती हूँ, लेकिन जिस तरह से आपने इनको, भाजपा के प्रवक्ता भाई बैठे हुए हैं, शायद इनको इतना सा भी मैनर नहीं है कि किसी विमर्श में किस पे किस तरह हंसते हैं और किस तरह बातें करते हैं, शायद इनको नहीं पता है। और इनको इतना तो कम से कम सोशल नियम तो पता होना चाहिए, मैनर, कि जब कोई बात कर रहा हो, ही लग रहा है क्या मजाक चल रहा है, कार्टून कोई चैनल चल रहा है, अरे हृदय, कम से कम आप बड़े पार्टी के प्रवक्ता हैं तो उतना तो मेंटेन करिए। सुधा जी, लेकिन नहीं। सुधा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुद्दे पे आइए प्लीज। आप जानते 5 राज्यों के चुनाव है, 5 राज्यों के चुनाव का असर 24 के चुनाव पर पड़ेगा, यस और नो? देखिए, असर पड़े न पड़े, जो सच्चाई है उसके साथ कांग्रेस खड़ी। हमारे गठबंधन में दिक्कतें हो सकती हैं, दिक्कतें हैं क्योंकि हम अलग अलग पार्टियों के लोग एक साथ आए हैं और ऐसी ताकतों से लड़ने के लिए जो अपने धनबल के, मैंने परसों भी आपसे कहा था कि 3 गुण थे पहले, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, अब धनोगुण आ गया है। उस धनोगुण ने जिस तरह से जनता को डरा के अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर लिया है, जहां पे पुलिस वालों को कानपुर में बच्चे ढकेल देते हैं और उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो ऐसे लोगों से लड़ना बहुत मुश्किल है। तिलक जी, सुधा जी, ये लड़ाई आपकी बीजेपी ने नहीं करवाई ना, ये नहीं, ये तो मंचों से अगर अखिलेश यादव बोल रहे हैं तो वो खुद बोल रहे हैं ना, नहीं, अगर नीतीश कुमार बोल रहे हैं वो खुद बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है तिलक जी, जब आपके खिलाफ सारे लोग एक लामबंद होके सारी ताकतों, ईडी अब इनकी ताकत हो गई है, अस्त्र हो गया है, इनके पास शस्त्र हो गए हैं। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि बीजेपी ने स्क्रिप्ट लिख के दिया, अखिलेश यादव को कहा कि इन कांग्रेसियों को चालू बोलो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जब जानते हो ना, अगर मुझे पता हो कि अगर मेरा एक टाइम का कोई भी चीज किसी की वजह से रुक जाए तो पहले परिवार देखेगा आदमी, अपनी पार्टी देखेगा, फिर देश देखेगा। ये लोगों ने क्या किया, लोगों से वो चीजें छीन ली है। मैं बार बार इको गार्डन की घटना क्यों ला रही हूँ? आप तिलक जी प्लीज, आप लोग चूंकि इस देश के ऐसे लोग हैं जो कम से कम सच्चाई को उठाते हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें अभी योगी जी बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा हमारे अयोध्या को आप लोग इस तरह से विश्व के रिकॉर्ड में 24 लाख, 24 क्यों आया ये भी आप जानते हैं। ये 24 लाख की जो बात हो रही है उसमें से कुछ हजारों की बात थी उन बच्चियों की सैलरी के लिए जिन पे 2 FIR हो गए हैं। इस सच्चाई को जनता करना चाह रहे, फिर रमेश जी आपके पास आ रहा हूँ। प्रदीप जी बोलिए, और प्लीज संयम के साथ, एक दूसरे के सम्मान। देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, देश अब हमें सर तन से जुदा का जो राजस्थान में खेल चला ना, उसका डर नहीं है, इसलिए हमारे मुंह पे स्माइल है, इसलिए स्माइल है कि जनता हमारे साथ रही। तो आज ये सर तन से जुदा वाली बात कहां से आ गई? नहीं, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, मेरे हंसने पे ऑब्जेक्शन कर रहे थे। अगर आप अपने वक्तव्य को सुनते, गणेश जी को सुनते ना, आप शायद हंसने का किसी को मौका देते नहीं, क्योंकि आपने गणेश जी को बोले नहीं, जो गणेश जी पे आपने विषय उठाए ना और जो आपने उन पर तोहमत लगा दी। हमें पता है कि बहुत से ऐसे वरिष्ठ पत्रकार बैठते हैं जो केवल कांग्रेस समर्थक बोलते हैं, तो ये नहीं हम उनको सर्टिफिकेट देने लगते, ऐसा नहीं है। सुनने की क्षमता होनी चाहिए, सच्चाई कड़वी होती है। अब चलिए 24 अलायंस पे चलते हैं, मैं मुद्दों पे रहूंगा। चुनाव पहले हम आपको सही कर दें, उन्होंने खुद कहा कि हम इनके खेमे में होते, उन्होंने खुद कहा उनके खेमे में होते, और उनकी बातों से विषय वो नहीं है, मुद्दे पर आइए प्लीज। आदरणीय सुधा जी, देखिए सबके अपने विषय होते हैं बोलने के लिए, किसको कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। देखिए, आपको राम बुरे लगते हैं, श्री कृष्ण बुरे लगते हैं, हिंदू बुरे लगते हैं, सनातन धर्म बुरा लगता है। प्रश्न खड़ा मुझे बोलने दीजिए, सुधा जी सुन लीजिए, अभी आपको सवाल दे रहा हूँ, जवाब दीजिए। राम मुझे नहीं पसंद है, आप कहने वाले कौन होते हैं? आपको किसने आप राहुल गांधी से पूछिए ना, नहीं राहुल गांधी पूछिए ना, कमलनाथ से पूछिए ना, कमल से पूछिए ना, आप मुझसे पूछिए। अरे पूछिए ना, मैं आपसे पूछिए ना। अच्छा, अभी राम मंदिर पर मैं फाइनल कमेंट सुधा जी पक्का आप ही से लूंगा, बस ठीक, आप ये बहस मत करिए उसमें, मैं ही पूछूंगा, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा बस। ठीक, प्रदीप जी, विषय क्या है? विषय क्या है? देखिए, आज चुनाव चल रहा है। देखिए, आज बड़ी अच्छी प्रैक्टिकल बात बताऊंगा, मेरे साथ बड़े आप भ्रष्टाचार की बात करो, संजय सिंह का आपने उदाहरण दिया, आपने मनीष सिसोदिया का उदाहरण दिया,
आपने कहा आम आदमी पार्टी के नेता जेल में, अब वही आम आदमी पार्टी के नेता जेल में कह रहे हैं कि भैया केजरीवाल पे बहुत बड़ा खतरा है, फिर हम इसे क्या मानें? मुझे चावला साहब मुझे बताइए, जो एक संस्थानों पे या एनआईए पे या सीबीआई पे या किसी पे भी संस्था पे वो जांच की, जांच के बाद वो एक कोर्ट में चला गया, सर्वोच्च न्यायालय में चला गया, नीचे न्यायालय में चला गया, जिस न्यायालय ने राहुल गांधी जी को दोबारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। और वो लोग अगर आज न्यायालय पे बोले तो देखो बहुत बड़ी गलती है। ठीक है रमेश जी, रमेश जी, मैं मेरा पूरा नहीं हुआ, आप रेड का मसला एक मिनट, क्योंकि ये अहम मुद्दों में से एक है। मैं आ रहा हूं प्रदीप जी, पूरा मौका दूंगा, एक मिनट। रमेश जी, वो ये कह रहे हैं कि भाई मसला कोर्ट में चला गया, अब आप कोर्ट में साबित करिए ना, आप कट्टर ईमानदार हैं। आप ये तो बताइए ना कि आपने घोटाला करा या नहीं करा, एक बोतल दो बोतल बेची या नहीं बेची? अरे बोतल, एक मिनट प्लीज, मैं बोलूं अब जी। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, उसी सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय ने कहा कि इस मामले में कोई ऐसा सबूत नहीं है कि ये मामला अगर क्रॉस एग्जामिनेशन ट्रायल कोर्ट में होगा तो 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। तो फिर क्यों टिका अब तक? सुनिए, जमानत क्यों नहीं मिली? क्योंकि ट्रायल अभी शुरू ही नहीं करवाया इन्होंने सर, आप फर्क समझे। जमानत की गए तो थे आप सुप्रीम, अरे प्लीज, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे का ट्रायल नहीं हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए मामला गया था, जमानत पे एविडेंस नहीं सुना जाता। ट्रायल अभी तक इन्होंने शुरू नहीं करवाया, क्यों नहीं शुरू करवाया? अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है कि हाँ वो दोषी है, तो हम तो ठोक के कह रहे हैं कि आप और एविडेंस लेके, हम तो कह रहे हैं चाहे संजय सिंह का मामला हो, चाहे मनीष सिंह का मामला हो, हम तो कह रहे हैं कि आप और सबूत लेके, अपनी रिपोर्ट नहीं लगाएगा बार बार और जमानत तारीख पड़ेगी तो वो नहीं कर रहे हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ कि पीएमएलए में जो प्रोविजन है वो ये है, रिवर्स इनोसेंस है कि आपके ऊपर आरोप लग गया तो आप अपने आप को दोषमुक्त साबित करो, हम तो आपको जेल में रखेंगे जांच के नाम पर, रखिए, लेकिन आप ट्रायल तो करो। अगर आपको इतना ही है, हाँ जी, अच्छा चावला जी, आपके पास ये सबूत है, वो सबूत है, तो आप ट्रायल करके अपराधी साबित करो। चावला जी, वो ट्रायल नहीं कर रहे, ट्रायल करने की हिम्मत नहीं है। आप 2024 में इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इनकी सरकार किस तरह गिराई जाए, इनकी किस तरह रोकी जाए। अब केजरीवाल जी को ईडी का सम्मान आ गया, वो कोई कह रहा है कि भागे भागे फिर रहे हैं। अरे भाई साहब, इसी देश में है, विजय माल्या नहीं हो गए, वो मोदी नहीं, वो क्या नाम था, नितिन संदेशरा नहीं हो गए, मेहुल चोकसी नहीं हो गए, वो ये नहीं हो गए, वो यही है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनता के बीच में है। आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है अपने संबंध में तो आप अरेस्ट करो ना। रमेश जी, अच्छा एक मिनट रमेश जी, मेरा सवाल जो सुधा जी से था वही सवाल आपसे है जी। ये 23 में जो चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों के, क्या ये 24 में असर डालेंगे नतीजे इसके? अवश्य असर डालेंगे। कैसे? आप ये सुनना चाहते हैं ना? मैं बिल्कुल, मैं पक्का ना बता दूं, क्योंकि सुधा जी ने जलेबी घुमा दी थी उसकी। नहीं, मैं बिल्कुल क्लियर बताइए कैसे। आप पिछले कुछ विधानसभा चुनावों पर नजर डाल दीजिए, ठीक, भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं हुई है, ठीक, जीत नहीं, मतलब जनता का मूड अब बदल रहा है, मोह भंग की स्थिति आ चुकी है, ठीक, मोह भंग की। अब एक मिनट, पिछली बार जब चुनाव हुए थे इन राज्यों में तब कांग्रेस चुनाव जीती, जनता ने वोट किया लोकसभा में तो पीएम मोदी को किया। पहली बात, क्या आप मुझे यह बता रहे हैं कि राज्यों में होने वाले चुनाव में जब पीएम मोदी वोट मांगते हैं आप कह रहे हैं चुनाव हार रहे हैं, लेकिन वही जनता लोकसभा चुनाव में पीएम के चेहरे के रूप में मोदी पर मोहर क्यों लगाती है? फिर वो इसलिए कि उस समय पिछले चुनाव में जनता के पास इंडिया अलायंस नाम का विकल्प नहीं था। अच्छा, अब विकल्प है। अब 1 to 1 की फाइट हुई। तो आप ये निश्चित मान लीजिए कि एनडीए। सर मैं वैसे व्यक्तिगत नहीं जाता, आपका नाम रमेश है, मैं कल को सुरेश रख दूं तो फिर उसमें क्या दिक्कत हो जाएगी? कुछ अंतर हो जाएगा रमेश सुरेश हो जाए तो? देखिए रहेंगे तो आप रमेश ही ना? नहीं, मैं रमेश जी रहूंगा। और आप नितिन जी रहेंगे, प्रदीप भाई रहेंगे, डॉक्टर साहब भी रहेंगे, मैडम ही रहेंगी। मेरे कहने, लेकिन जब हम पांचों इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारी सम्मिलित ताकत तो बढ़ेगी ना। मेरे कहने का अच्छा, तो ये ताकत यूपीए में नहीं थी। और एक लाइन और जो अलग अलग लड़ने की वजह से हमारे वोट डिस्ट्रीब्यूट होते थे वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, अब एक जगह पे आएंगे।
आप ये तो देखिए कि जो मोदी सरकार चल रही है उससे पूरे देश में मिला के 50% वोट नहीं मिले थे, 40% वोट मिले थे। तो आज तक के इतिहास में मुझे बता दो, आज तक के इतिहास में मुझे बता दीजिए किसको कितने वोट मिले थे जो देश का प्रधानमंत्री बन गया? क्या उनको 50% से ज्यादा वोट मिले थे? देखिए ऐसा नहीं ना, देश के प्रधानमंत्री को तो 272 सांसदों की आवश्यकता होती है। कई प्रधानमंत्री तो ऐसे बने जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव ही नहीं लड़ा था जी। देवेगौड़ा साहब थे, गुजराल जी थे, रात को पता चला सुबह शपथ लेनी है, गुजरारी लाल नंदा साहब थे, बहुत से ऐसे लोग थे। हाँ। लेकिन मेरा कहना यह है कि इस बार मुकाबला कांटे का है और प्रधानमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है। और आप एक दूसरी बात पे ध्यान दें, आज जो खबर उत्तराखंड से आई है, हेलो यूसीसी, हाँ, आज जो खबर, आखिर ये चुनाव के बीच में क्यों लाई गई खबर? अभी मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि कमेटी की रिपोर्ट आनी है और हम स्वीकार करेंगे, लेकिन चला क्या? चला ये कि बस एक हफ्ते में लागू होने जा रहा है। तो आपको दिक्कत क्या है इसमें? ये अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे तो नेता अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा है कि संविधान में जो व्यवस्था है वो लागू होनी चाहिए, लेकिन ये डेस्परेशन है, ये नहीं, यूसीसी सीए, फिर वो शाहीन बाग वाला मसला ना हो ना, फिर वहाँ आप चाय कॉफी टी सब कुछ चलता है वहाँ। जो अभी प्रधानमंत्री जी ने फ्री राशन को 5 साल के लिए बढ़ाया बीच चुनाव में, और ये जो उत्तराखंड से खबर आई, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी की हताशा का परिचायक है। अच्छा ठीक है, ओके सर, एक मिनट, ये तमाम मुद्दे हैं प्रदीप जी, क्योंकि एक और मसला भी है। आपके एक नेता, उनका बयान वायरल हो रहा है, सुना आपने? आपके बहुत बड़े नेता हैं, बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश के बहुत बड़े चेहरे हैं। प्लीज कैलाश विजयवर्गीय का बयान सुनाइएगा प्रदीप जी को, बयान होगा प्लीज। बॉयफ्रेंड कभी बदल लेती लड़की बॉयफ्रेंड कभी बदल लेती लड़की प्रदीप जी, आप ही के नेता हैं, कल तक आप नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे थे, आपके नेता कह रहे हैं कि लड़कियां कभी भी बॉयफ्रेंड बदल लेती हैं। ये सम्मान कर रहे हो महिला का? नीतीश जी के बयान में और इस बयान में फर्क है काफी। अच्छा, फर्क है, और स्थान का भी फर्क है, मैं आपको बता दूं। नीतीश जी जिस तरह का प्रैक्टिकल कर रहे थे वो भी हमने देखा, बड़ा देश शर्मसार करा। वो भी एक प्रदेश का मुखिया, कांग्रेस के मुझसे आवाज नहीं निकली। नहीं, आपके जो नेता बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। मैंने क्या कहा, दोनों चीजों में फर्क है। हाँ, जगह का फर्क है। आप एक विधानसभा जहाँ पे सब जनता के लिए, प्रजा के लिए चीजें बनती हैं, चेंज होती हैं, बिगड़ती हैं, सही होती हैं, भविष्य बनता है प्रदेश का, उस जगह में। और विजयवर्गीय जी, आप इस बयान का समर्थन करते हैं जो विजयवर्गीय बोल रहे हैं? देखिए, मैं समर्थन की बात तो ये, ना तो मैं समर्थन करता, ना मैं उसको जानना चाहता। क्यों? उन्होंने क्या बोला? क्यों, आपको सुनाया मैंने क्या बोला उन्होंने? अब चावला जी, मैं देखिए, तो आपको ही पता आजकल क्या दुनिया में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? ये बदलना, चेंज होना, ये नई चीज नहीं रह गई है इस फैशनेबल दुनिया के अंदर। आप कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, मैं जो भी कहना चाह रहा हूँ, बाकी मैं मुद्दों पे चुनाव में आना चाह रहा हूँ। नहीं, आप ही के नेता, ये मुद्दा नहीं है, आप ही के नेता कह रहे हैं कि गर्लफ्रेंड, लड़कियां बॉयफ्रेंड बदल लेती हैं। शुभेच्छा है, बिल्कुल। उन्होंने कुछ देखा होगा तो बोला इस पे। आजकल भैया यूट्यूब पे, मोबाइल पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे सब कुछ दिखता है। उन्होंने कुछ देखा होगा तो बोला होगा। नहीं, तो आप लोग किसी पर्सनल लाइफ में क्यों झांक रहे हो? देखो जी, अगर किसी का विशेष नाम लेके बोला हो तो मैं कहता हूँ उस पर आपत्ति है। अगर उन्होंने एक चीज बताई है कि जो आजकल तो जो एक रिवाज बन गया, तो उन्होंने बोला है। आपके नेता तो आपके सांसदों पर भी सवाल उठा देते हैं। क्या आप नीतीश जी के बहुत गंदे और बयान पर समर्थन करते हैं? बताइए, इतनी बड़ी अभिनेत्री हेमा मालिनी जी पर भी आपत्तिजनक बयान दे दिया आप ही के नेता ने, वो तो सुना ही होगा ना आपने। तो बहुत पुरानी बातें हैं और खूब डिबेट भी इन चीजों पे हुई है, ये भी हमें आपने देखा है। चावला जी, इतनी लंबी चीजों में अगर चुनाव में चलना, हम इसी विषय पे बात करते तो हम इस विषय पे बात करते हैं, हमें क्या दिक्कत है? अगर विजयवर्गीय जी ने मैं बताया था, मैं अगर कैलाश विजयवर्गीय जी ने बोला है, जो आज चलन आज मल्टीमीडिया पे चल रहा है, उस पर बोला है। किसी की निजी जिंदगी में ना तो उन्होंने झांका
और ना बोला उन्होंने। क्या नीतीश कुमार जी नहीं, आप तो सर सही है, वो तो वैसे भी आजकल नेतागिरी छोड़कर जो है गले पर बैठने लगे कैलाश विजयवर्गीय, मालूम है ना आपको। चावला जी, अपनी पुश्तैनी किराने की दुकान है उनकी, और वहां पर वो बकायदा जो है गले पर बैठे थे। क्या चावला जी, क्या आप नीतीश कुमार जी की बातों का समर्थन करते हैं? विधानसभा में खड़े होकर जो बोला, समर्थन करते हैं आप? नहीं, कौन कर रहा है समर्थन? बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से बताकर समर्थन कौन कर रहा है मुझे बताइए ना। एक्शन और रिप्ले में नहीं मैं वही तो कह रहा हूं। नहीं, प्लीज संयम के साथ। तो समर्थन कौन कर रहा है? हाँ, तो आप तो कैलाश विजयवर्गीय जी ने कुछ ऐसा नहीं बोला जिसे आप इतनी चीजों को दिखा के सुनवा रहे हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप व्यक्तिगत बातें अगर कहीं हो रही हो और उसको रिकॉर्ड करके सुनवाएं तो मैं समझता हूँ ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक, आपने अपनी बात रखी। ठीक, अब मैं फाइनल कमेंट सुधा जी आपका ले रहा हूँ, फिर चर्चा को खत्म कर रहा हूँ। कुछ कह रहे हैं प्रदीप जी? जी मैं कुछ कह रहा था। क्या कह रहे हैं? जैसे आम आदमी, मैं यही कह रहा था कि मैंने आपने सबसे बहुत स्थान भी पूछा कि आपके मुद्दे क्या है, मगर किसी ने नहीं बताया। अखिलेश यादव जी ने बोला है, जिन्हें कमलनाथ जी ने अखिलेश और अखिलेश बोला है कि मैं तो 65 सीट पे चुनाव लड़ूंगा और 15 सीट दूंगा। तो बताइए 15 सीट पे आम आदमी पार्टी या लालू जी या फिर या फिर कांग्रेस कितनों पे लड़ेगी? ठीक है, एक मिनट, एक प्रदीप जी फाइनल कमेंट सुधा जी का। सुधा जी, क्योंकि राम मंदिर वाला मसला था, ऑनलाइन में भी बार बार वो कमेंट आ रहा है कि क्या अब राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी रामलला के दर्शन करने जाएंगे कि नहीं? मुझे याद आया, मुझे फैजाबाद जाएंगे राहुल गांधी प्रियंका जी, मगर राम मंदिर। एक मिनट प्रदीप भटनागर जी प्लीज। सुधा जी, राहुल जी जाएंगे राम मंदिर दर्शन? इनको पहले ही पता है, इनको बहुत पहले ही पता है, चले भी गए भैया हमारे प्रदीप भैया को सब सारी बातें पता है। इनको किसी ज्योतिष ने बताया होगा। रामलला के दर्शन करने जाएंगे राहुल जी? बिल्कुल, जब उनको जाने का मन करे, केदारनाथ गए थे लेकिन फोटो नहीं खिंचा पाए, जैसे प्रधानमंत्री करते हैं वैसे उन्होंने नहीं किया। हाँ, बाहर उन्होंने फोटो खिंचवाए। नहीं तो आप जाएंगे कि नहीं, सवाल ये है बस। मैं मतलब कि आपकी पार्टी के बड़े नेता राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी। मैं तो अयोध्या की ही हूँ तिलक जी, मैं आप अयोध्या की मैं जानता हूँ जी, लेकिन ये तो बताइए ना, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी जाएंगे अयोध्या? बिल्कुल, जब जाना होगा बिल्कुल जाएंगे, जब जाना होगा। अच्छा, वक्त अभी मुकर्रर नहीं है। हाँ, लेकिन तिलक जी मैं 2-3 चीजें बोलना चाहूंगी, बात मुकर्रर की नहीं है, क्योंकि चीजों को जिस तरह से कर दिया गया है, डिजिटल करके चीजों को दिखावा, आपने नहीं बोलना है, मुझे चुप रहना है। नहीं प्लीज, जल्दी से 10 सेकंड। ओके, अभी आपने जो भी चीजें होती है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी तिलक जी, बड़ा आसान हो गया है दूसरों को दिखा के तरीका बताना और अपने गिरेबान में न झांकना। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके मंच के माध्यम से लोगों से इतना ही बस गुजारिश करना चाहूंगी, अपने गिरेबान में झांकने के बाद दूसरों पे प्रश्न खड़े किए जाएं। बहुत अच्छा होगा इस देश के लिए, इस समाज के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए। ठीक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश जी आना चाह रहा था, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच। आप सभी को शुभ दीपावली, इंडिया वॉइस परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।